नमस्कार। द डॉन एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा है आप स्वस्थ व सुखी होंगे। द डॉन एक्सप्रेस परिवार की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम 3 महत्वपूर्ण विषयों पर बात करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप इसे ज़रूर ध्यान से देखें वो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो सके। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। यूपी सरकार ने अमिताभ ठाकुर को जबरन सेवानिवृत्त कर दिया। 50 साल की उम्र या 30 साल की सेवा पूरी करने के बाद चरित्र पंजिका में हुई प्रविष्टियों के आधार पर सरकार किसी को जबरन सेवानिवृत्त कर सकती है। अमिताभ ठाकुर के अमालनामे में क्या प्रविष्टियां रही ये तो सरकार बेहतर जानती है, पर वे सरकार की आंख के किरकिरी जरूर बन गए थे, जिसका दंड उन्हें भुगतना पड़ा। सरकार को वफादार और जी जा पनाह अफसर रास आते हैं और ऐसे मोड़ पर पड़े अफसर भी जब जवाब देने के लिए खड़े हो जाए तो सरकार का अहंकार खड़ा हो जाता है। अमिताभ और उनकी पत्नी नूतन, जो हाईकोर्ट में एडवोकेट है, सरकार के कामों की खुलकर आलोचना करती रहती हैं। अमिताभ की सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी से हुई नोकझोंक के सार्वजनिक हो जाने के बाद भी अमिताभ सपा के राज में सुरक्षित बने रहे, पर भाजपा उनको झेल नहीं पाई। सिस्टम में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले वैभव कृष्ण को भी निलंबन झेलना पड़ा और जसवीर सिंह को भी अपनी सख्ती की सजा महत्वहीन पदों पर नियुक्ति के रूप में भुगतनी पड़ी। पर यह सब प्रोफेशनल हैजर्ड है, नौकरी के पेशागत खतरे हैं। जबरन सेवानिवृत्ति का यह आदेश निश्चय ही अदालत में चैलेंज होगा। एक सिपाही भी अपनी इस प्रकार की बर्खास्तगी या सेवानिवृत्ति को आसानी से जो हुक्म मेरे आका कह करके स्वीकार नहीं करता है। वह अदालत जाने के अपने संवैधानिक अधिकार का उपयोग करता है। अक्सर वह अदालत से जीतता भी है और सरकार से अपनी तनख्वाह पूरी लेते हैं और फिर जब नौकरी में आता है तो विभाग को ठेंगे पर रखता है। यह मैं एक सामान्य बात और उदाहरण दे रहा हूँ। कैट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक के संवैधानिक उपचार ऐसे पीड़ितों के लिए खुले हुए हैं। अब अमिताभ कितने उपचार आजमाते हैं ये तो उन्हीं के ऊपर निर्भर है। हर सियासी लिबास के अंदर एक नंगा नाश्ता है। उत्तर प्रदेश के एक बदमाश, नटखट, अनुशासनहीन उस पुलिसकर्मी से मुक्ति पाली जो अपनी रीढ़ के सहारे खड़े होने का हुनर जानता था। 1992 बैच का आईपीएस अमिताभ ठाकुर 23 मार्च को जब देश दुनिया स्वाभिमान, स्वतंत्रता और समरसता के पक्षधर अमर सेनानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी पर अपनी जमीनी रवायत को याद कर रही थी, उसी ऐन वक्त पर केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय एक पुलिस अधिकारी को जबरन रिटायर होने का कागजात तैयार करके उत्तर प्रदेश को सौंप रहा था। आखिर ऐसा हुआ क्यों? किस आधार पर अमिताभ ठाकुर को यह पुरस्कार मिला? इसका भी जवाब 23 मार्च से जा चिपकता है। 23 मार्च को देश के महान विचारक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्मदिन था। उन्हीं डॉक्टर लोहिया के नाम का साइन बोर्ड लगाए हुए मुलायम सिंह यादव के कार्यालय में अमिताभ ठाकुर पर गड़े आरोप पड़े जा रहे थे, जिसमें बार बार अमिताभ पर यह आरोप लग रहा था कि यह कार्रवाई अनुशासनहीनता के जद में है। अमिताभ ठाकुर अपने वाजिब हक के तहत बाकायदे मुलायम सिंह की बदजुबानी पर मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन मुलायम ने सब्र से काम लिया और इसी नाइंसाफी से ने मुलायम कार्यालय तक अमिताभ को तबादले में भले डालता रहा, लेकिन जबरन नौकरी से बाहर नहीं किया। मुलायम का दूसरा कार्यकाल अखिलेश यादव लेकर चले और उन्होंने अमिताभ ठाकुर पर कोई कार्रवाई करने से परहेज किया, जिस पर उपकर खुद अमिताभ ठाकुर को कहना पड़ा था कि अखिलेश सरकार कोई भी निर्णय लेने में कमजोर है। दिलचस्प वाकया तब हुआ जब उत्तर प्रदेश में एक नए मिजाज की सरकार आई, योगी सरकार, और आते ही अमिताभ ठाकुर को बैरन रुखसत कर दिया और वह तारीख है 23 मार्च 2021। अब देखिए अमिताभ ठाकुर पर आरोप। 2005 अमिताभ ठाकुर कुल मिलाकर 10 जिलों में बतौर पुलिस कप्तान मुलाजमत की है और 4 बार सस्पेंड हो गई।
2005 में अमिताभ ठाकुर गोंडा के एसपी हैं और इन पर आरोप है कि उन्होंने बंदूकों के लाइसेंस गलत दिए। शिकायत किया सरकारी दल के नेताओं ने। 2008 फिरोजाबाद एसपी थाना जसराना के तहत एक गांव में बड़ी घटना घटी और जान माल का नुकसान हुआ। जनता ने थाना इंचार्ज बीके त्रिवेदी को हटाने की मांग की। एसपी अमिताभ ठाकुर ने जांच में त्रिवेदी की लापरवाही के चलते उनका तबादला कर दिया। यह बात वहां के विधायक रामवीर सिंह यादव को नागवार गुजरी और उन्होंने एसपी अमिताभ ठाकुर से त्रिवेदी को वापस लेने की बात कही, जिसे अमिताभ ठाकुर ने खारिज कर दिया। कुछ ही दिनों बाद विधायक रामवीर यादव के घर एक मंत्री जी ने आने की सूचना मिली। एसपी अमिताभ ठाकुर खुद सुरक्षा व्यवस्था देखने विधायक जी के गांव पहुंचे। वहां विधायक जी और उनके सुरक्षाकर्मी ने बकायदा एसपी अमिताभ ठाकुर से मारपीट की, जिसकी रिपोर्ट बगल के थाने में आज भी दर्ज मिलेगी। 2008 में आईआईएम लखनऊ ने 3 साल के लिए अमिताभ ठाकुर को अपनी संस्था में बतौर विजिटिंग प्रोफेसर आमंत्रित किया। 2015 बहुचर्चित बहुश्रुत गायत्री प्रजापति खनन कांड में एसपी अमिताभ ठाकुर फिर घेरे में आए और इसी खेल में एक औरत का प्रवेश हुआ, जिसने आरोप लगाया कि अमिताभ ठाकुर ने उनके साथ बलात्कार किया, लेकिन जांच में सब फर्जी निकला। इसी साल आय से अतिरिक्त आमदनी की जांच हुई और वो भी सब फर्जी निकली। लेकिन यहाँ अमिताभ ठाकुर अपनी बुरी आदत के चलते फिर विवाद में आ गए। फेसबुक पर एक अकाउंट खुल गया, नाम आई हेट गांधी। अमिताभ ठाकुर ने इसे बंद कराने के लिए फेसबुक को कटघरे में खड़ा किया और जीते वह अकाउंट बंद हुआ। इतना ही नहीं, एक खत और एक विवाद में आया था जो अमिताभ ने अपने बड़े अधिकारी से पूछा था। किसी अपराधी को अगर वह मंत्री पद पे आ जाए तो उसे पुलिस की सलामी देना कितना जायज़ है। इस पर सरकार ने कहा इसे अनुशासनहीनता कहते हैं। सरकार अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करेगी, घर जाएगी। वहीं दूसरा विषय है उनकी एक्टिविस्ट भूमिका का। श्री और श्रीमती ठाकुर को न्यायालय से डांट भी लगी है कई बार, बेमतलब की पीएलआई दाखिल करने के कारण। श्रीमती ठाकुर सरकारी सेवा में नहीं हैं, सो उनका अधिकार है किसी भी किरदार में रहने का, लेकिन श्री ठाकुर उसी व्यवस्था का हिस्सा हैं जिस व्यवस्था को वो हमेशा नकारा सिद्ध हो चुकी बताते हैं। मैं इसमें नहीं जाऊंगा कि बीजेपी सरकार ने क्या किया, सपा सरकार ने क्या किया। सपा विधायक और नेताजी के करीबी रिश्तेदार रामवीर यादव ने ठाकुर साहब के साथ बदतमीजी भी की थी। मुझे लगता है ये बड़ी बहस का विषय है कि एक सरकारी मुलाजिम के बतौर नागरिक जो अधिकार हैं, सरकार उनका किस तरह संरक्षण कर सकती है या उत्पीड़न कर सकती है। श्री ठाकुर की आंदोलन जीविता को सही बताना फोर्स के अनुशासन को खतरे में डाल सकता है और श्री ठाकुर आंदोलन जीविता को गलत बताना बतौर नागरिक उनके मौलिक अधिकारों का हनन करना होगा। संविधान विशेषज्ञ कोई जरूर बता पाएंगे कि संविधान में ऐसे मामलों के लिए क्या व्यवस्था दी गई है। वहीं इस घटनाक्रम पर लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार संजय शर्मा की टिप्पणी देखें। 1 महीने पहले जब आईजी अमिताभ ठाकुर मेरे दफ्तर में आए और मैंने उनका इंटरव्यू किया तो सोच रहा था इस आईपीएस को सरकार के बड़े अफसर कैसे झेल पाते होंगे, इतनी साफ गोई कैसे बर्दाश्त होती होगी। मेरा अनुमान सही निकला। आज सरकार ने कहा है लोकहित में अब उनकी सेवाएं नहीं चाहिए, मतलब उनकी नौकरी खत्म। पर बड़े साहब यह भूल रहे हैं अमिताभ उनमें से नहीं हैं जो आसानी से हार मान लें। शर्त लगा सकता हूं, अगर अमिताभ चाह लेंगे तो हटा नहीं पाएंगे। अमिताभ की गलती यह है कि वो सिस्टम को आईना दिखाते हैं, फर्जी कहानी नहीं बनाते हैं, पत्रकारों के फोन टेप नहीं कराते, उनके खिलाफ षड्यंत्र नहीं करते। अब मजा आएगा इस जंग में। वहीं इस मामले पर अरुण श्रीवास्तव की टिप्पणी। बहुत दिनों से अमिताभ ठाकुर खटक रहे थे। इन्हें कई थानों की वसूली लिस्ट भी जारी कर दी थी। नूतन ठाकुर लगातार आरटीआई से नाक में दम की हुई थी। रीढ़ विहीन लोगों के बीच रीढ़ वाले लोग कैसे बर्दाश्त होते, यह कृत्य सरासर अनैतिक और तानाशाही है। श्योद्या सिंह लोधी। यह सभी अधिकारी कर्मचारी जानते हैं कि सर्विस में रहते हुए
कंडक्ट रूल के अनुसार सरकार के निर्णयों के खिलाफ आप पब्लिक में नहीं बोल सकते, न सोशल मीडिया में और न ही अखबारों में, क्योंकि सरकारी अधिकारी कर्मचारी ही सरकारी तंत्र का अभिन्न अंग होने के कारण खुद सरकार हैं। अपने विचारों को फैसला लेते समय अपने विभाग की मीटिंग में रख सकते हैं, लेकिन एक बार निर्णय हो जाए, बेशक आपकी असहमति हो, उसी को पब्लिक में जस्टिफाई करना होता है। यदि किसी को पब्लिक के खिलाफ बोलने की आदत है तो उसे काम सरकारी तंत्र से मुक्ति के बाद करने की छूट है, या खुद मुक्ति ले ले। श्री अमिताभ ठाकुर की बातें मैंने सोशल मीडिया पर बहुत पढ़ी हैं। मैंने अपनी टिप्पणियों में यही लिखा, आप जो कह रहे हो आपकी पद की गरिमा के बिल्कुल अनुकूल नहीं है, टोटली गलत है। सरकार का निर्णय एकदम सही है, बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। ऐसे अधिकारी सरकार में होने ही नहीं चाहिए। सरकार में व्यक्तिगत एजेंडा नहीं चल सकता। वहीं इस मामले में राजीव गोस्वामी जी की टिप्पणी, सर क्या आपको नहीं लगता कि ये जबरन सेवानिवृत्ति का फॉर्मूला कर्मचारी का शोषण करने का नया हथियार है? हमारी हाँ में हाँ मिलाते रहो तो ठीक, वरना रिटायर कर देंगे। क्या इस नियम को ही न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? अंबुज गुप्ता की टिप्पणी, इस मामले में अमिताभ साहब को अवश्य कोर्ट और कैट से न्याय मिलेगा। 50 वर्ष में जबरन सेवानिवृत्ति शारीरिक या मानसिक अक्षमता, लगातार सेवा के गैर हाजिरी होने जैसी आदतों और भ्रष्टाचार की वजह से, पाए दंड की वजह से की जा सकती है। ठाकुर सर के विषय में ऐसा कुछ भी सच प्रतीत नहीं होता। हाँ, कोर्ट जाने का लाभ उनको भी मिल सकता है कि उनकी प्रोन्नति के आदेश भी उनको प्राप्त हो जाए। ओम सिंह राणा की टिप्पणी, इंस्पेक्टर जनरल अमिताभ ठाकुर को जबरदस्ती समय से पहले ही सेवानिवृत्ति दिए जाने में स्तब्ध हूँ। मुझे इंस्पेक्टर जनरल अमिताभ ठाकुर जी से बात करने का अवसर मिल चुका है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि वह अच्छे व्यक्ति हैं। कुछ दिन पहले ही यूपी में एक आईपीएस निलंबित किए गए थे। उन्होंने अपने विभाग के ही 5 बड़े अफसरों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए विभाग की उच्च स्तरीय अर्थव्यवस्था की जानकारी उपलब्ध कराई थी। सरकार को अपनी गलती का एहसास हुआ, अधिकारी महोदय बहाल कर दिए गए। अमिताभ ठाकुर एक ईमानदार आईपीएस ऑफिसर रहे हैं और उन्हें राजनीतिक कारणों के चलते अपने सेवाकुल में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। मैं श्री अमिताभ ठाकुर को उनकी दूसरी पारी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं, श्रीमती नूतन ठाकुर और श्री अमिताभ ठाकुर का वैवाहिक जीवन बहुत लंबा और सुखद हो। वहीं आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने जबरन रिटायरमेंट को लगभग कबूल कर लिया है। उन्होंने फेसबुक पोस्ट के जरिए जानकारी दी है कि उन्होंने पदभार छोड़ दिया है और सरकारी गाड़ी व गवर्नर लौटा दिया है। वैसे चर्चा है कि अमिताभ ठाकुर चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। सरकारी आदेश को कबूल करना उनकी रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। बाद में वे आदेश को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि वे अब बतौर पूर्णकालिक एक्टिविस्ट लोकहित के मुद्दे संगठित तौर पर उठाने का कार्य करने लगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कल 25 मार्च को गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान दिवस था। आज के दौर के पत्रकारों को वाकई में उनके जीवन से सीख लेनी चाहिए। किसी मुद्दे को मुहिम बनाना, उसे अंजाम तक पहुंचाना, ऐसे आजकल के कई पत्रकार करते हैं। गणेश शंकर भी करते थे। लेकिन क्या आपने आज के किसी पत्रकार को उस मुहिम के लिए धरने पर बैठते, जेल जाते देखा है? ऐसा गणेश शंकर विद्यार्थी करते थे। वो 5 बार जेल गए, यहाँ तक कि 9 मार्च 1931 को वे गांधी इरविन समझौते के तहत जेल से वापस ही आए थे कि कानपुर के दंगों में सैकड़ों लोगों को बचाने के बाद खुद ही दंगों की भेंट चढ़ गए और 25 मार्च 1931 को कानपुर में लाशों के ढेर में उनकी लाश मिली। उनकी लाश इतनी फूल गई थी कि लोग पहचान भी नहीं पा रहे थे। 29 मार्च 1931 को उनको अंतिम विदाई दी गई। दरअसल विद्यार्थी भी आज़ाद भारत के संघर्ष के उन्हीं योद्धाओं में से हैं जिन्हें कांग्रेस के बाद की राजनीति किनारे कर दिया, जहां गांधी और नेहरू के अलावा बाकी नेताओं को साइडलाइन कर दिया गया। फतेहपुर के हथगाम में 26 अक्टूबर 1890 को अपने नाना के घर पैदा हुए गणेश शंकर विद्यार्थी शुरू से ही बड़े मेधावी थे। साहित्य और पत्रकारिता के प्रति रुझान के चलते उन्होंने अपना उपनाम विद्यार्थी रख लिया।
उन्होंने 16 वर्ष की उम्र में ही अपनी पहली किताब हमारी आत्मोत्सर्गता लिख डाली। गणेश शंकर भी देश में चल रही गुलामी विरोधी लहर से अछूते नहीं रहे। 1916 में लखनऊ में गांधी जी से मिले और कांग्रेस में सक्रिय रहे। कई आंदोलनों में भी हिस्सा लिया। 1925 में यूपी स्टेट प्रोविंशियली इलेक्शन में जीते। 2 सरकारी नौकरियां भी की, लेकिन स्वाभिमानी थे सो छोड़ दी। हजारी प्रसाद द्विवेदी उनसे प्रभावित थे। उनको पत्रिका सरस्वती में सब एडिटर बना दिया, लेकिन वे खबरों से जुड़ा रहना चाहते थे, सो अभ्युदय से जुड़ गए। बाद में उन्होंने साप्ताहिक पत्र प्रताप शुरू किया। कानपुर से शुरू हुए पत्र का जलवा इस कदर था कि भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद भी उनसे जुड़ गए। एक साथ गांधी जी की अहिंसा और क्रांतिकारियों की विचारधाराओं के साथ चल रहे थे गणेश शंकर। उन्होंने क्रांतिकारियों की काफ़ी मदद की। कई बार कांग्रेस के आंदोलन के चलते उनके अखबार की जमानत जब्त कर ली गई। कई बार उन्हें जेल जाना पड़ा। क्रांतिकारियों से नज़दीकी कांग्रेस को पसंद भी नहीं थी, लेकिन इस दोनों विचारधाराओं के अलावा गणेश शंकर की अपनी फिलॉसफी थी। मजलूम को न्याय मिले, गरीब को इंसाफ मिले और जीने के साधन मिले। इसके लिए वो कांग्रेस और क्रांतिकारियों से इतर भी आंदोलनों को मुहिम बनाकर अंग्रेजी सरकार, जमींदारों और मिल मालिकों के खिलाफ मुहिम चलाते रहते थे। रायबरेली के किसानों के लिए और कानपुर के मिल मजदूरों के लिए प्रताप ने बड़ी लड़ाई लड़ी। तमाम सरकार विरोधी लेखों के छापने के लिए प्रताप के दरवाजे हमेशा खुले थे, लेकिन वो भारतीयों के खिलाफ भी मुहिम चलाने से परहेज नहीं करते थे अगर वो किसी भी तरह के अन्याय के कामों में लिप्त हो तो। 9 मार्च 1925 को वो फिर से एक बार जेल से बाहर आए। लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच हुए समझौते के तहत उन्हें जेल से मुक्ति मिली थी, लेकिन घर नहीं बैठे। कानपुर में दंगा फैल गया। हिंदू और मुस्लिमों के बीच ये दंगा काफ़ी दिनों तक चला, लेकिन गणेश शंकर का एक ही काम था, गरीब मजलूमों को दोनों तरफ के दंगोइयों से बचाना। विद्यार्थी पूरे दिन दंगाग्रस्त क्षेत्रों में घूम घूम कर निर्दोषों की जान बचाते रहे। कानपुर के जिस इलाके से भी उन्हें लोगों के फंसने की सूचना मिलती, वे तुरंत अपना काम छोड़कर वहां पहुंच जाते, क्योंकि उस समय पत्रकारिता ही नहीं, मानवता की जरूरत थी। उन्होंने बंगाली मोहल्ले में फंसे 200 मुस्लिमों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। उनके कपड़े घायलों और लाशों को उठाने के कारण खून से सन गए तो वे घर नहाने पहुंचे, लेकिन तभी चावल मंडी में कुछ मुस्लिमों के फंसे होने की खबर आई। उनकी पत्नी उन्हें पुकारती रह गई और वे अभी आया कहकर वहां पहुंच गए। वहां फंसे लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा ही पाए थे कि दोपहर के 3 बजे घनी मुस्लिम आबादी से घिरे चौबे गोला मोहल्ले में 200 हिंदुओं के फंसे होने की खबर आई। वे तुरंत वहां जा पहुंचे। वे निर्दोषों को जैसे तैसे निकालकर लॉरी में बिठा ही रहे थे, तभी हिंसक भीड़ वहां आ पहुंची। कुछ लोगों ने उन्हें पहचान लिया, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाते। इससे पहले ही भीड़ में से किसी ने एक भाला विद्यार्थी जी के शरीर में घोंप दिया। साथ ही उनके सिर पर लाठियों से कुछ प्रहार हुए और मानवता का पुजारी इंसानियत की रक्षा के लिए, शांति स्थापना के लिए शहीद हो गया। दंगे रोकते रोकते ही उनकी मौत हुई थी। उन्होंने सैकड़ों लोगों की जान बचाई और 25 मार्च को उनकी भी लाश मिली लाशों के ढेर में। 29 मार्च को उनको अंतिम विदाई दी गई। सोचिए, आज के रिपोर्टर्स और एडिटर्स केवल रिपोर्ट करने और उनको मुहिम बनाने में, कभी कभी तो नॉन इश्यूज को भी मुहिम बनाने में काफ़ी एग्रेसिव तरीके से जुटते हैं, लेकिन सड़क पर उतरकर उस अन्याय के खिलाफ अपनी जान की बाजी नहीं लगाते, जैसा कि गणेश शंकर विद्यार्थी ने लगाई थी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश के 4 बड़े शहर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु के लिए वर्ष 2021 के चौथे हफ्ते से 7वें हफ्ते के बीच की रेडियो ऑडियंस मेजरमेंट रेटिंग जारी हो गई है। इन रेटिंग के अनुसार मुंबई और दिल्ली के मार्केट में फीवर एफएम का दबदबा बना रहा। बेंगलुरु में बिग एफएम ने रेडियो सिटी को पछाड़ दिया और टॉप पर रहा, जबकि कोलकाता में रेडियो मिर्ची सबसे ज़्यादा सुना गया। मुंबई में 12 साल से ऊपर आयु वर्ग के 12.2 मिलियन श्रोताओं में फीवर एफएम का मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा 17.2% रहा। श्रोताओं की हिस्सेदारी में
बिग एफएम 14.2% शेयर के साथ दूसरे स्थान पर रहा। वहीं 13.6% शेयर के साथ रेडियो मिर्ची इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ गया। सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक यहाँ रेडियो सबसे ज़्यादा सुना गया। दिल्ली की बात करें तो यहाँ 12 साल से ऊपर आयु वर्ग के 16.5 मिलियन श्रोताओं में 20.3% मार्केट शेयर के साथ फीवर एफएम इस लिस्ट में पहले नंबर पर रहा। दिल्ली के मार्केट में 13.7% शेयर के साथ रेडियो मिर्ची दूसरे नंबर पर और 13.2% शेयर के साथ रेड एफएम तीसरे नंबर पर रहा। यहाँ श्रोताओं की संख्या सबसे ज़्यादा सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच रही। बेंगलुरु में 24% लोगों ने बिग एफएम को सुना और इसने रेडियो सिटी को पीछे छोड़ दिया। 23.8% शेयर के साथ रेडियो सिटी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर रहा। इसके बाद इस लिस्ट में 16.2% के साथ फीवर एफएम का नंबर रहा। यहाँ सुबह 7 से 8 बजे के बीच श्रोताओं की सबसे ज़्यादा संख्या देखी गई। वहीं कोलकाता के मार्केट को देखें तो यहाँ एफएम सुनने वालों 9.1 मिलियन श्रोताओं में 28% शेयर के साथ रेडियो मिर्ची टॉप पर रहा, जबकि 25.6% श्रोताओं के साथ बिग एफएम इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर रहा। इसके बाद इस लिस्ट में 16.4% के साथ रेड एफएम का नंबर रहा। सुबह 9 बजे से 10 बजे तक यहाँ रेडियो सिटी सबसे ज़्यादा सुना गया। मुंबई के मार्केट को छोड़कर इस समय अवधि में सभी मार्केट में रेडियो की पहुंच काफ़ी रही। कोलकाता के मार्केट को छोड़कर सभी मार्केट में घर से बाहर रेडियो सुनने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। सब आर भड़ास फॉर मीडिया, समाचार फॉर मीडिया। धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस। नमस्कार।